नमस्कार। नमस्कार। इंटैक इलाहाबाद चैप्टर की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज फिर से हम इंटैक चैप्टर की ओर से एक टॉक एक परिचर्चा लेके आए हैं जिसका शीर्षक है इलाहाबाद तप और और आप? अब। इस परिचर्चा में मेरे साथ उपस्थित हैं इतिहासविद और प्रोफेसर हेरन चतुर्वेदी, जो कि मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है। सर, आपका हार्दिक स्वागत और बहुत अभिनंदन। बहुत धन्यवाद, अभिनंदन सबका, आपका, इंटैक का और सारे श्रोता दर्शकों सबका। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने अपने आ, बहुत बिजी स्केड्यूल से समय निकाला और हमारे साथ ये परिचर्चा में आए। मैं आप लोगों को, इंटैक के कर्ता धर्ता भाई शंभू चोपड़ा जी को, आपको डॉक्टर पल्लवी चंदेल को, भाई अनुपम परिहार को खास तौर से हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमको ये अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। मैंने तो आपको हमेशा काफी दिनों से जाना है। मेरा बचपन आपके गोद में बीता है हाँ, ये और मेरा सौभाग्य है। कुछ बहुत कुछ जानती हूँ। हमेशा आपकी किताबें, मैंने आपकी बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं और आपके मतलब मैं आज इसलिए आपको यहाँ पे मैंने आमंत्रित किया है कि बहुत सारी चीजें इलाहाबाद के रिच हिस्ट्री को बहुत सारे बुक्स में डॉक्यूमेंट किया गया है, बट हमारा इंटैक का प्रयास है कि हम इसे एक ओरल डॉक्यूमेंट, वीडियो डॉक्यूमेंट भी बनाएं जरूर ताकि हमारी आने वाली जनरेशंस या जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी अपने रिच हिस्ट्री से अक्वेंटेड हो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है क्योंकि ये युगीन आवश्यकता भी है। आज की जरूरत यही है। जी। तो मैं आज एक हाँ, चर्चा की शुरुआत मैं करूंगी। सबसे पहले आ, मेरा आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि हम बड़े पावन, पवित्र पावन शहर में रहते हैं जिसका नाम प्रयाग है। इस पावन धरती पे 3 परम पवित्र नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती का समागम होता है, संगम जिसे हम कहते हैं। प्रयाग का उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है, जहां पे ये विदित है कि प्रयाग पे चंद्रवंशी राजाओं का शासन होता था। प्रयाग अथवा प्रतिष्ठान में राजा पूर्व शासन करते थे, जो कि बहुत प्रभावशाली शासक थे और उनका शासन पंजाब, कान्यकुब्ज, बनारस तक फैला था। जी। प्रयाग का उल्लेख हमें और भी पुराणों में, संहिताओं में, महाभारत में, रामायण में हर जगह प्रयाग का उल्लेख है। ये भी कहा गया है कि प्रयाग में ब्रह्मा ऋषि ने यज्ञ किया था और ये मान्यता है कि कालांतर में लोग प्रयाग आते थे मोक्ष प्राप्ति के लिए। हाँ, सत्य है, सत्य है। तो इसी पे मैं चर्चा करना चाहूंगी कि ये प्रयाग को हम प्रयाग तीर्थराज क्यों कहते हैं और क्यों इसकी इतनी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है हमारी हिंदू मैथोलॉजी में। मैं पल्लवी जी बात शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात कहूंगा। जी। जैसा आपने कहा ना कि कुछ मामलों में, जो कि चर्चा का विषय आपने रखा है इलाहाबाद तब और अब, तो मैं उस शब्द का ज्यादा प्रयोग करूंगा। मैं इलाहाबादी हूं इस नाते भी। तो इलाहाबाद की जहां तक बात है या प्रयाग प्रारंभिक की बात जैसे आप कर रही हैं, तो प्रयाग की चर्चा तो त्रेता युग से हमें मिलती है वाल्मीकि रामायण में कि प्रभु राम यहाँ आए, भारद्वाज जी के आश्रम में मिले, और फिर उसके बाद जैसा आपने खुद कहा पुराणों में, संहिता में, सब जगह इसकी चर्चा है। उसके बाद आप पाती कालिदास मेघदूतम में चर्चा कर रहा है जी 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 भी, संगम की भी। तो वहां से लेकर अभी तक आप देखें तो प्रयाग का खुद आपने का खूब दस्तावेजीकरण हुआ है।
जी लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्रदेश की राजधानी ये मुगलों के काल में भी रही, अंग्रेजों के काल में भी रही, 1858 के बाद। तो इस पूरे दौर को अगर आप देखें राजधानी होने के नाते, मुगल काल के तो यत्र तत्र सर्वत्र धरोहरें आपको साक्ष्यों के रूप में, स्ट्रक्चर्स के रूप में दिखाई देती हैं। अंग्रेजों ने तो क्या किया, उन्होंने बाकायदा एक अभिलेखागार यहां बना दिया, जिसे वो अपनी भाषा में रीजनल रिकॉर्ड्स ऑफिस कहते थे, जिसे हम लोग आमचाल की भाषा में अपने कहते हैं कि रीजनल आर्काइव्स है, स्टेट आर्काइव्स, जो जीआईसी के पीछे लगी हुई ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के बगल में उसी परिसर में मौजूद है। जी तो जी जहां अभिलेखों का भंडार हो, त्रेता युग के वाल्मीकि रामायण से लेके आज तक, तो वहां मैं जरूर चाहूंगा कि लोक स्मृति की श्रुत परंपरा से तो इतिहास की बात करें, लेकिन दस्तावेजों को जरूर खंगालें। उसमें बहुत से ऐसे साक्ष्य मिलते, हमको ऐसे तथ्य मिलते हैं जिससे अभी भी हम अनभिज्ञ हैं। दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इतिहास के लिए जो रंगमंच है वो भूगोल और भूगर्भ शास्त्र तैयार करता है। तो जियोलॉजी और ज्योग्राफी, उसके विकास क्रम को समझे बिना इलाहाबाद समझना बहुत कठिन है। जैसे आपने खुद कहा कि इलाहाबाद की जब बात करें तो ब्रह्मा जी के यज्ञ की चर्चा होती है, प्रयाग का अर्थ ही वही निकलता है, संस्कृत वाले बता देंगे उस धातु का, और कैसे अंतर्वेदी थी ब्रह्मा जी के यज्ञ की तो प्रयाग कहलाया। लेकिन उसी के साथ ही साथ एक, जैसे मैंने आपसे कहा, भौगोलिक तथ्य पे भी बड़ा ध्यान देना चाहिए। ये पूरा उत्तर जी भारत का क्षेत्र हम सब जानते हैं कि टेथिस सागर था, वो सागर धीरे धीरे रिसीड किया और कैसे नीचे गया और ये जमीन उर्वर निकलती चली आई। और वो इलापुर उर्वा की बातें हैं अपनी जगह, वो आप चर्चा कर चुकी हूं, उसमें मैं वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में है कि जब ये पूरा वापस जा रहा है तो जी कहीं ना कहीं जमीन ज्यादा निकल रही है। और चूंकि ये ब्रह्मा जी के विभिन्न, जैसे हमने त्रेता की बात की, उसके बाद जो युग आता है, मतलब सबसे पहले सतयुग हो गया, उसके बाद त्रेता से हमें मिलने लग रहा है उल्लेख प्रयाग का। लेकिन एक चीज बता दूं, प्रयाग अरण्य था, प्रयाग वन था। जो आप प्रतिष्ठान की बात करें वो गंगा के उस पार है, पूर्वी तट पर, वो इलाहाबाद नहीं है, वो प्रतिष्ठान है। वो तो झूसी प्रतिष्ठान गंगा पार है। वो झूसी गंगा पार है। तो ये जो है हिस्सा, ये वन था, प्रयाग वन। जैसे अग्रवन आगरा, महावन मथुरा, वैसे ही प्रयाग वन। तो ये वन था, अरण्य था, इसीलिए भारद्वाज ऋषि का आश्रम था, ताकि शस्त्र शास्त्र, रसायन, भूगोल, खगोल, सबका ज्ञान विद्यार्थियों को सुकून से दिया। आप बताइए, तारों का मूवमेंट शहर में या कस्बे में जहां रोशनी हो, किसी भी तरह की रोशनी, वहां ज्यादा अच्छे ग्रह नक्षत्र दिखेंगे, तारे दिखेंगे कि निर्जन वन में? जाहिर सी बात है, निर्जन वन में। तो इन तमाम कारणों से अध्ययन के, अध्ययनशाला के रूप में इसीलिए अरण्य होते थे। तो ये प्रयाग वन का पूरा क्षेत्र था। ठीक। दूसरी चीज, जब ये टेथिस सागर रिसीड कर रहा है तो एक जगह है जो आप बार बार झूसी ले जा रही, तो मैं आपको झूसी ले चल रहा हूं, वो जगह है समुद्रकूप। मिनट रोकूंगी आपको। अब आपने जो बोला वन, और ये भी कहा कि यहाँ अरण्य था और सागर धीरे धीरे यानी ओशन रिसीड करता रहा, तब ये क्षेत्र निकला। हाँ। तो अब यदि हम गंगा उस पार चले, जहाँ प्रतिष्ठान जो आज का झूसी है, वहां पे हम देखते हैं समुद्र को। अब वही मैं ले जा रहा था, समुद्रकूप पे। मैं यही पूछना चाहती हूँ, प्रायः होता क्या है, बहुत बात के इतिहास से लोग समुद्रकूप को जोड़ देते हैं, और प्रायः यह गलती सबने की है, सबने, माफ कीजिएगा, क्योंकि गलती से हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति किले में पहुंच गई। ठीक है, और वो जब पहुंच गई तो समुद्रगुप्त की उसमें चर्चा, उसकी विजयों की चर्चा है। जी।
तो लोगों ने उस समुद्रगुप्त से समुद्रकूप को जोड़ दिया। जबकि याद रखना होगा, टेथिस सागर जब रिसीड कर रहा है तो उसका कोई जल अवशिष्ट रह गया और इसीलिए वो समुद्रकूप कहलाया, उस कूप में रह गया। वाह सर, बहुत धन्यवाद। ये बहुत जिज्ञासा मुझ में ही नहीं, ये तमाम लोग हैं जिनमें ये जिज्ञासा है कि ये समुद्रकूप, वो तो हम जानते हैं कि यहाँ हजारों साल से ये है और यहाँ पे समुद्र का, भिन्न समुद्रों का पानी है, लेकिन तो वाकई में डॉक्यूमेंट आपने इतना इसका ऐतिहासिक एविडेंस के साथ हमें एक्सप्लेन किया, उसके लिए धन्य हो गए। बहुत। अब आगे बढ़े सर। दूसरा एक मैं छोटी बात कर लूं, क्योंकि फिर हम लोग चलेंगे ज्योग्राफी पे, लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ जरूर बीच में मैं इंटरफेयर कर रहा हूं, इसलिए कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई जी, उसमें सतयुग हुआ, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, कलयुग हुआ। इन चारों को जोड़ दीजिए, जितने जितने वर्ष हैं सबको मालूम है, उसकी चर्चा नहीं करूंगा, तो ये एक कल्प होता है। और इसीलिए यहां त्रिवेणी संगम में, प्रयाग में कल्पवास की महिमा है। कहीं कल्पवास नहीं होता सिवाय यहां पर पौष पूर्णिमा से लेके माघी पूर्णिमा तक। एक माह को जैसे कंडेंस कर सकती हैं आप सृष्टि के उसको एक साल में, जैसे रिचर्ड एटनबरो के भाई डेविड एटनबरो ने किया था, एक साल में कंप्रेस किया था ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, उसी तरह से अगर कंप्रेस करेंगी तो एक माह, ये जो माघ का है, ये वस्तुतः एक कल्प के बराबर पुण्य देता है। ये चली आ रही है मान्यता। एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाऊं फिर आगे बढ़ें, क्योंकि मैं किस्सा गोई वाला व्यक्ति हो गया हूं। तो किस्सा ये है कि, क्योंकि उस पर हम लोग आएंगे, चर्चा करेंगे बाद में। 1910 में जब मालवीय जी के साथ हमारे गवर्नर जनरल साहब, वाइसरॉय साहब हवाई यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने मालवीय जी से पूछा कि ये कैसे इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कोई अनाउंसमेंट होता है क्या, क्या अखबारों में निकलता है क्या, क्या पर्चे बंटते हैं क्या, पता कैसे चलता है? तो मालवीय जी हाजिर जवाबी थे और सनातनी थे। उन्होंने अपने जेब से पंचांग निकाला, जिसे हम लोग पत्रा कहते हैं, पंचांग निकाला और उन्होंने कहा कि देखिए पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक ही होता है और सबको मालूम है ये है, इसीलिए लोग आते हैं। तो ये कल्पवास को भी अगर आप जोड़ें तब आपको ये समझ में आ जाता है इसका महत्व। हाँ, आप कुछ पूछ रही थी। तो सर, अब ये आपने जब ये कल्पवास के बारे में बताया, और थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट लवली एनेक्डोट, मालवीय जी ने किस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया कल्पवास के विषय में। लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल जी। अच्छा, तो अब मैं ये जानना चाहूंगी, कल्पवास में सिर्फ पुरुषों का ही रोल है या स्त्रियां भी कहीं पे, स्त्रियां दोनों, मतलब दोनों जेंडर्स कल्पवास कर सकते हैं या कर सकते हैं, करते हैं। हाँ, हमने बहुतों को देखा है, बहुत परिवारों को देखा है, सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, पुरुषों के लिए नहीं है ये। यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे यहाँ शुरू से नहीं था, ये तो बीच में हुआ है। क्योंकि यहाँ से अगर आपकी बात उठाऊं तो एक दूसरी बात बता सकता हूँ, बड़ी मजेदार। बिल्कुल। क्योंकि ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बातें शुरू हुई और ये लिबरल मूवमेंट, फेमिनिन मूवमेंट आया, लोग भूल गए और सबने कहना शुरू कर दिया, जितने हमारी नए बेचारे कम पढ़े लिखे, साक्षर तो सब हो जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं, वैल्यूज नॉर्म्स अपनी परंपराओं से वाकिफ नहीं हो पाते हैं, तो बड़ी मजेदार बात होती हो। कई लोगों ने मुझसे कहा और मुझे सोचने पे विवश किया कि क्या हिंदू धर्म है आपका, बताइए। महिला जो है, लक्ष्मी जी चरणों पे बैठी हुई हैं विष्णु जी के और सरसैया में लेटे हुए हैं, तो भैया समुद्र रिसीड किया। अगर आप H.G. वेल्स पढ़िए एन आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, तो आप समझेंगे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लीच से एम्फीबियन से मैमल्स और मैमल्स से कैसे आदमी आया। तो एक सांप, रेप्टाइल, एम्फीबियन बहुत जरूरी स्टेज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अब तक, नंबर 1। नंबर 2, अगर विष्णु जी हैं तो किस स्थिति में है? वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, सरसई सैया में लेटे हैं।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में जाने के लिए यू नीड एनर्जी। राइट। तो एनर्जी चाहे भैया यहां से जाए, चाहे नेत्र से जाए, चाहे पैर से जाए ना, एक कहीं तो होगा ना। तो जी लक्ष्मी जी का वहां बैठने का अभिप्राय यह है, ऊर्जा दे रही हैं, ऊर्जा का संचार हो रहा है। देन ही awakens from his deep sleep, which is from inertia of rest to inertia of motion. तो राइट। ये एक अद्भुत चीज है जिसे ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा। inertia of rest is inertia of motion, where goddess Lakshmi is providing the energy to the एनर्जी वही है, उसके बिना तो शिव भी शव हैं। बिल्कुल। तो इसलिए महिलाओं का रोल हमेशा रहा है हमारे यहाँ सनातन में। तो ये जो अभी हम लोग बात करते हैं जेंडर डिसइक्वालिटी की, ये इनफैक्ट हमें अपने स्क्रिप्चर्स को रेफर करना चाहिए Yes, समझने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। We have such strong evidence of gender equality. I won't go into the detail because we have Of course, of something course. else Thank at you last. so much, sir. जी। सर, अब यदि हम कल्पवास की बात करते हैं और ये त्रिवेणी जो संगम पे है हमारा कल्पवास होता है और माघ मेला होता है, त्रिवेणी की जब मैं चर्चा करूं तो यहाँ पे पावन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। ये मान्यता है कि सरस्वती नदी पंजाब के पर्वतीय क्षेत्र से निकल करके आपके अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पटियाला में प्रविष्ट होकर सिरसा में कांगर नदी में मिल जाती है। कालांतर में ये इन सभी स्थानों से तिरोहित हो गई सरस्वती, लेकिन मान्यता है कि सरस्वती नदी संगम में यानी प्रयाग क्षेत्र में अभी भी अंत सलिला बहती रहती है। ये देखिए, मैं बताऊं पल्लवी जी, लोक आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया। लोक की स्मृति बड़ी जबरदस्त होती है, और अगर लोक में बात है तो वो ऐसे ही नहीं, वेयर देयर इज सम फायर देयर वुड बी स्मोक, देयर कैन नॉट बी स्मोक विदाउट फायर। जी, ठीक है ना। तो मैं एक बहुत बड़े तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों का। वाडिया साहब ने क्लासिकल एज में जो चैप्टर लिखा है जियोलॉजी पे, आपको मालूम है हिमालय में जो जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है वाडिया साहब के नाम से है। तो उस वाडिया साहब के उस लेख को अगर आप पढ़िए, पूरा लंबा सा चैप्टर है, तब आपको पता चलता है कितने जियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे थे, और उन जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से सरस्वती अंतःसलीला हो गई, जैसे आप कह रही हैं, विलुप्त हो गई, अंडर टेरेनियन हो गई, और जमुना जो उसके साथ बहती थी वो पूर्वगामी हो गई, और वो पूरब की ओर बहने लगी इंस्टेड ऑफ पश्चिम गामिनी होने के। तो संभावना है कि सरस्वती की कोई एक सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी जिसे कहते हैं, ब्रांच, वो जमुना के साथ आ गई होगी। इसीलिए लोक स्मृति में चला आ रहा है कि सरस्वती है, और इसीलिए ये तथ्यात्मक प्रतीत होता है, जो रिमोट सेंसिंग से देर सवेर साबित भी होता जा रहा है, और हो जाएगा देर सवेर, क्योंकि वाडिया साहब का जो तरीका था साइंटिफिक, बहुत बेहतरीन तरीका था। जी, तो सर बहुत we are very happy that you have shared your perspective regarding the invisible Saraswati, and you have shared such interesting information, giving the reference of the book regarding how the Saraswati has come towards this part of India. Now we move on from the ancient times and we move ahead towards the medieval times. Now talking about मध्यकालीन युग की जब मैं बात करती हूँ, तो प्रयाग के साथ साथ एक नया शहर जब मुगल बादशाह अकबर 1575 में जब उन्होंने इलाहाबाद को ऑक्यूपाई किया, एंड ही डिसाइडेड टू ले द फाउंडेशन ऑफ द इलाहाबाद फोर्ट। तबाकत अकबरी में ये जिक्र किया गया है कि जब उन्होंने ये किले का निर्माण करवाया, उसके साथ ही क्योंकि यहाँ नदियां थी और बाढ़ आती थी, तो वो मॉनसून फ्लड्स को रोकने के लिए बांध का निर्माण कराया गया।
तो जिसे हम बख्शी बांध कहते हैं वो मध्यकालीन बांध है, यानी अकबर के समय का बांध है। तो मैं चाहूंगी आप यमुना बांध और बख्शी बांध पे जरा प्रकाश डालें। देखिए ऐसा है, अकबर को बराबर ईस्टर्न रीजन्स के टर्बुलेंस को दबाने के लिए आना पड़ रहा था, लगातार रिवोल्ट्स हो रहे थे, जी एंड एवरी टाइम ही हैड टू कम, ही यूज्ड टू कैंप एट कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर ही हेडक्वार्टर्स होता था पूरे मेडिवल टाइम्स में। जी अकबर को समझ में आया कि अगर यहाँ किला बना देंगे हम तो बेहतर होगा, और उससे हम बहुत आसानी से, दुश्मन तो नहीं आ पाएगा, जी और कोटा बना हुआ, अगर आपने देखा हो मोट की जगह पानी भर दिया जाता था, उधर दोनों तरफ नदियां हैं, जी तो जी इसीलिए उसने यही जगह पसंद की। और यहाँ पर पातालपुरी मंदिर भी है, ह्यूनसांग चर्चा कर चुका है, वट वृक्ष भी है, वो सब किले के अंदर आ गया। मैं यहाँ एक छोटी सी बात कर लूं फिर बख्शी बावन पे आता हूँ, बिल्कुल। कि देखिए बहुत सारा उनके ऊपर मिथ्यारोपण किया जाता है, लेकिन मैं तारीफ करूंगा कि पूरे मुगल काल में जब ये किला बन गया, पातालपुरी मंदिर उसके अंदर चला गया, जिसके बारे में ह्यून सांग कहता है कि पातालपुरी मंदिर के रूफ से चढ़ के लोग ट्री पे चढ़ जाते थे, वट वृक्ष के ब्रांच पे, और कूद जाते थे संगम में ताकि मोक्ष मिल जाए। तो वो दोनों चीजें किले के अंदर चली, लेकिन आज तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई। जब 2019 के अर्ध कुंभ में ये खोला गया किला, यू फाइंड दैट दे वर इंटैक्ट, वर्शिप वाज इवन बीइंग कंडक्टेड। तो मदद मार्च का जो कॉन्सेप्ट था उसके से ये चल रहा था। अब मैं वापस आता हूँ, ये किला बना है, और किला बनने के बाद उसे समझ में आया कि फ्लडिंग होगी, तो सोचिए अब बख्शी बांध, जी होता ये था कि बांध बनाना, ब्रिज बनाना, पॉन्टून ब्रिज जिसे हम कहते थे, बोट्स का ब्रिज बनाना, रस्सी का ब्रिज बनाना, लकड़ी का ब्रिज बनाना, ये काम होता था आर्मी के हाथ में। जी और आर्मी का जो चीफ होता था, जो आर्मी मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर होता था, वो वीर बख्शी कहलाता था। और इसी तरह जब उसने सूबे बनाए तो हर सूबे में एक बख्शी रख दिया। जी तो ये काम किसका था? बख्शी का। बख्शी ने बांध बनवाया, इसीलिए वो बख्शी बांध कहलाता है। अब यहाँ कोई नाम लेने की जरूरत नहीं थी, यमुना का बांध था तो यमुना बांध ही उसका नाम पड़ गया। जी तो और यहाँ पर एक चीज और कहूंगा कि जब किला बन गया तो उसने एक वॉल्ड सिटी बनाई, यमुना के उत्तर और इधर पूरा लेते हुए बिल्कुल किले के सहारे सहारे, और उसका वेस्टर्न एंड होता था खुलदाबाद की सराय पे। खुलदाबाद। सर मैं इसी पे आ रही थी। हाँ, तो सर आपने ये बख्शी बांध के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज आपसे, बीच में हम लोगों की चर्चा में आपने जरूर कल्पवृक्ष की महत्वता पे भी लाइट, you enlightened us on that. Thank you so much. And since now we are talking about the medieval times, हम मध्यकालीन युग की बात कर रहे हैं, और अकबर के आने के बाद एक नए शहर का निर्माण जो अकबर करता है, जिसे वो इलाहाबाद के नाम दिया गया है। थोड़ा सा की महत्वता अपनी जगह है। नहीं, थोड़ा था, मैं रुकूंगा जी। वो इलाहाबाद नहीं है, इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलापुरुर्वा, जो आपने एल और इला की बात की थी, प्रतिष्ठान चंद्रवंशी की, इलापुरुर्वा ययाति है। तो ये जो एल हैं, इला हैं, उनके नाम पर ही इलाहाबाद। ये तो शाहजहां के काल में जाके इलाहाबाद हुआ, तब तक आपको इलाहाबाद मिलता है डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में। और अंग्रेजों ने इसे अल्लाहाबाद कर दिया, जैसे कौनपुर कर दिया, जब्बलपुर कर दिया, उसी तरह अल्लाहाबाद कर दिया, बट इट वॉज इलाहाबाद एंड इट कंटिन्यू इलाहाबाद। यानी कि ये इला के रूप, जो इला, उसको आबाद कर दीजिए जहां आबादी रहती है, तो इलाहाबाद से इलाहाबाद हो गया शाहजहां के काल में। Okay, thank you so much for clearing this point too. Now, when we talk about, as I said, medieval काल, जब अकबर का किले का निर्माण हुआ, उसके साथ साथ सराय का भी निर्माण हुआ, और एक सराय जो खुलदाबाद की सराय है, जहाँ पे आप खुसरू बाग है एक तरफ,
वहाँ हम, क्योंकि हम हेरिटेज संस्था हैं और हम हेरिटेज की रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन के जी। प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, तो हम सबको हेरिटेज लवर्स को बहुत बुरा लगा जब खुल्दाबाद सराय के वेस्टर्न गेट का डिमोलिशन हुआ अर्ध कुंभ के समय। वैसे भी वो जर्जर हालत में थी, उदासीनता थी प्रशासन की, कुछ हम लोगों की। इसमें मैं सिर्फ सरकार को ही दोषी नहीं मानती हूँ, हम सब दोषी हैं, क्योंकि हमने अपने हेरिटेज को संभाल के नहीं रखा। सही कह रही है। राइट। तो खुल्दाबाद सराय जो वेस्टर्न साइड पे है, उसके बारे में अभी आपने नाम लिया, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमें इस सराय के बारे में थोड़ा वृहद जानकारी दें। अब मैं सराय से पहले एक चीज और चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक नाम ले लिया, खुल्दाबाद की सराय के साथ बाग, एक बाग है उसके उत्तर साइड ना, और कल्पवृक्ष से हम शुरू हुए हैं जी। एक छोटी सी बात मैं जरूर याद दिला दूं कि हम लोग ज्योग्राफी भूल जाते हैं जी। और हिस्ट्री पे उतर आते हैं। ये अगर आप देखिए पूरी तरह से ईमानदारी से, तो ये संगम था कहाँ? त्रेता में संगम है भारद्वाज आश्रम पे, वही तो भारद्वाज जी का आश्रम था। और आप देखिए वो डिप्रेशन जो ममफोर्डगंज से, बेली से होता हुआ ममफोर्डगंज होता हुआ घूमता है, और एलेनगंज से पहले घूमता, ठीक भारद्वाज पे देखिए फिर डिप्रेशन है, जहाँ वो व्यायामशाला बन गई है ऊपर, और क्या क्या है, विकलांग केंद्र है ना, वो डिप्रेशन है। और उधर से देखिए, ये देखिए यमुना चली आ रही है जी, और बिल्कुल कंपनी बाग की तरफ से होते देखिए कितना जबरदस्त डिप्रेशन, और थॉर्निल रोड पे आपको वो ढलान दिखाई देती है, वहीं भारद्वाज पे संगम होता था। इसका अगर ध्यान कर लीजिए तब आपको चीजें समझ में आती, क्यों अकबर ने बख्शी बांध बनवाया, क्यों यमुना बांध बनवाया। उसे मालूम था नेचुरल कोर्स क्या है, लोक में ये बातें थी। तो यमुना जो साउथ से आ रही है, मतलब सदर्न साइड से यमुना है और नॉर्थ एंड ईस्ट से गंगा है, तो अकबर ने वहां बांध बनवाया, वहां से फ्लड रोक, दोनों तरफ रोक दिया। अब यहाँ बनवा दिया किला, और किले के पश्चिम एक वॉल्ड सिटी बनाई, जैसे किलावास था, वो तो किला था। 1580 में जब सूबे बनाए तो इसे मुख्यालय बना दिया इलाहाबाद को। तो ये सूबा कब बना हमारा इलाहाबाद? 1580 ना, 1580। और इससे करीब 6-8 साल पहले उसने किले का निर्माण शुरू करवा दिया था जी। और ये मुख्यालय जैसी बना तो वर्ल्ड सिटी बनाई साथ में, और उस वर्ल्ड सिटी में जैसा मैंने बताया खुल्दाबाद की सराय वेस्टर्न है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, सलीम यहाँ सबसे ज्यादा समय सूबेदार रहा और बड़ा शौकीन आदमी था। तो जितने स्ट्रक्चर आजकल दिखते हैं ना, वो ज्यादातर सलीम के बनवाए हुए अभी भी दिख रहे हैं। और मैं जो खास तौर से जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, बागों की बात कर रहा हूँ। बागों में बहार है जो कहते हैं, गाना है ना, तो वो बाग देखिए आप, कौन कौन से बाग, अलोपी बाग, सोबतिया बाग, बाई का बाग, शरारा बाग, राम बाग, ये पूरे बाग बाहर बाहर, ये नहीं कि बाहर छोड़ दिया ऐसे ही, वर्ल्ड सिटी से ही मतलब है, बाहर भी प्लेजर हंटिंग ग्राउंड्स ये सब तैयार हो रहे थे। उसी का नतीजा है खुल्दाबाद की सराय के उत्तर की ओर खुल्दाबाद का बाग बना। तो बाद में जब उसके लड़के का वो हो गया अप्रत्याशित मौत, हम लोग सब जानते हैं, हत्या करवाई गई, और 1622 में जब उसके बरियल यहाँ पर हुआ, दफन हुआ यहाँ, तब वो खुसरोबाद कहलाने लगा, अन्यथा खुल्दाबाद की सराय या खुल्दाबाद का बाग कहलाता था। ये सराय जो है, ये सराय बेसिकली एक चेक पॉइंट था, जो वेस्टर्न साइड से आ रहे हैं उनका चेक पॉइंट था। ये गेट बंद हो जाता था शाम के बाद, तो राहगीर आ रहे हैं, सैनिक आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, वो सराय में ठहर जाते थे। सराय बहुत सेफ प्लेस होती थी, सैनिकों के बैरिक्स होते थे, सैनिक छावनी भी होती थी सरायों में। और ये एक गेट नहीं था, ऐसे 2 गेट और मिलते हैं, वो धीरे धीरे सब टूटते चले गए। और आपने सही कहा, हम लोग अपने हेरिटेज का ख्याल नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये प्रयास भी अच्छा है। जैसे एक हेरिटेज अभी भी मेडिवल टाइम्स का बचा हुआ है, मनकामेश्वर मंदिर पे खड़े हो जाएं, पुराने वाले पुल की तरफ देखें
तो दाहिने हाथ पे आपको एक लाल रंग के अवशेष दिखाई देते हैं। जी जी। तो यहीं से मैं बात फिर ले जाऊंगा वापस सूबे के गठन पर। सूबेदार हो गया, प्रांतीय दीवान हो गया, प्रांतीय बख्शी हो गया। उसी तरह एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिकारी होता था मीर बहर। मीर बहर वॉज इनलैंड वाटरवेज मिनिस्टर, ही वॉज इन चार्ज ऑफ इट। तो ओके। ये बंदरगाह था, जी। वाटर नेविगेशन था, रिवर नेविगेशन था, यहीं पे सारा व्यापार होता था। तो मतलब ये जो जेटी हम देखते हैं ये मध्यकालीन है? हाँ हाँ बिल्कुल, मुगल कालीन है, लाल बलुआ पत्थर से बनी है, जिससे किला बना उसी से ये बना दिया। और जिसका किले के बाद का अवशेष था वही खुसरोबाग की दीवार में लगा। ये तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, बदानी भी लिख रहा है, अबुल फजल भी लिख रहा है। तो ये अगर आप देखें तो ये जेटी बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। यही ट्रांजिशन पॉइंट है मुगल से लेके ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी यहीं उतरते थे। और 1801 के बाद जब किला उनके हाथ में आ गया तो आप पाएंगे व्यापारी उतर रहे हैं। और जिन्होंने जमुना इंटर कॉलेज को पुरानी शक्ल में देखा है, अब तो खैर बहुत बदल गया पूरा। जमुना कंपाउंड, जमुना चर्च कहलाता था, चर्च बनाया उन्होंने अपने लिए। तो वहां पर बाकायदा लोग बताते हैं कब्रों में वो जो यात्री आते थे अंग्रेज, उनके नाम तक खुदे रहते थे। उनको मिले हैं, उन्होंने देखे हैं, रिकॉर्ड किया है। तो इससे स्पष्ट होता वहां ये लोग रहते थे। और 1820 में तो फैनी पार्क्स ने बड़ा जिक्र किया, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं? आपने ये जेटी के बारे में बताया, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि क्योंकि इस जेटी की एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और ये मिडीवल टाइम से है, इनफैक्ट ब्रिटिश टाइम में भी यूज होता था। तो इसके लिए हमने सरकार को कई पत्र लिखे इसकी रेस्टोरेशन के लिए। और ये पूरा जो इलाका है यमुना का, आप सभी जानते ही है, डिफेंस के अंदर आता है, कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है। तो हमने इसके रेस्टोरेशन, स्पेशली जेटी के रेस्टोरेशन और उसको एक टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है। और कैंटोनमेंट बोर्ड, हम सबको बहुत प्रसन्नता है, वी आर वेरी एलेटेड दैट कैंटोनमेंट बोर्ड ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और उन्होंने कहा है हमसे जितना होगा हम इसको और रिस्टोर एंड कंजर्व करेंगे और टूरिस्ट के लिए इसके। तो बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत बधाई इंटैक को, आप लोगों को, आपकी टीम को। जो चर्चा की अब हमें समझ में आया इसका हिस्टोरिकल। और वहां पर एक बहुत बड़ा ऑफिस होता था जी। ये ऑफिस होता था सुपरिंटेंडेंट ऑफ ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय देनी पड़ती थी। ये यूरोपियन ट्रेवलर्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, अपने ट्रेवलॉग्स में लिखा है कि हम लोग ऑक्ट्रॉय देते थे वहां पर। और उस व्यक्ति को जो सुपरिंटेंडेंट था उसे कहते थे मुत्सद्दी। तो मुत्सद्दी का ऑफिस वहां था, मीर बहर का ऑफिस वहां था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जेटी वाला इलाका। अब उसके रिमेन्स चले गए, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, लेकिन वो था, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और दूसरी चीज जी, वेस्ट एंड और खुलदाबाद सराय की जब बात करते हैं तो आप देखिए, जब अंग्रेजों ने 1861 से लेकर 70 तक ये खत किताबत चली है, करस्पॉन्डेंस चली है, अल्टीमेटली ओवर, देखिए 1857 के बाद जब राजधानी यहाँ आ गई तब भी ये डरते थे कि जब भी कभी हमारे खिलाफ इस तरह की क्रांति हुई तो उससे भयभीत होकर इन्होंने कभी वेस्ट एंड खोला नहीं। बताता रहा हूँ, 61-70 तक करस्पॉन्डेंस चली है, एंड अल्टीमेटली दैट ओवर व्हिच वाज बिल्ट। और अभी भी देख लीजिए तो वो ओवरब्रिज जहां खत्म होता है सामने ही एक सब पावर स्टेशन है, कभी भी गौर से देखिएगा। और उस सब पावर स्टेशन पे लिखा हुआ है वेस्ट एंड पावर स्टेशन। वेस्ट एंड उनके लिए भी था वो, नॉट ओनली फॉर मुगल्स। दिस इज द ट्रांजिशन, जेटी ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन, दोनों ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं। इस पे भी आप लोग हेरिटेज वाले कुछ करिए, दोनों ट्रांजिशन पॉइंट्स पे। राइट। And since we have moved towards, the British times, the colonial times, after 1857, of course, the first war of Indian independence took place, and Allahabad also played a role in the first war of independence, Indian independence. And thereafter, the British, Britannia हुकूमत ने Allahabad पे कब्जा कर लिया और 1858 जो क्वींस प्रोक्लेमेशन भी यहाँ
पढ़ा गया। तो Yes. मैं एंड देन इट बिकेम द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो जब हम अंग्रेजों की बात करते हैं तो जब यहाँ अंग्रेज आए, नील ने कब्जा कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे हमारे शहर का यानी पश्चिम जो वो डिवीजन हो गया, वॉल्ड सिटी, एंड देन this side of this part was called the Cannington. Yes. They decided to build, अंग्रेजों ने ये क्योंकि वो डरते थे, जैसा कि आपने कहा सर, कि क्रांति फिर से ना हो जाए, उन्होंने बहुत सारी पत्रावलियां की और they came to a conclusion that they will create a new township for the white people, अपने लोगों के लिए. And that's how the Cannington area was developed, and which is now known as Civil Lines. Civil Lines. Now, I would request you to throw some light Cannington के ऊपर के इतिहास के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें. रिवर्स गियर पहले लगा लेते, ठीक है. फोर्ट तो हो गया सैनिकों का, असैनिक भी कुछ होना चाहिए था, जहां मुख्यालय वगैरह हो. जब उनके हाथ में आ गया सब कुछ 1801 में, सिविल स्टेशन, जैसे ये कैनिंगटन को सिविल लाइंस कहा गया, वैसे शुरू में उसे सिविल स्टेशन कहा गया. इट वाज मेंट बेसिकली फॉर सिविलियंस. द सोल्जर्स यूज्ड टू गो टू द फोर्ट. द नॉन सोल्जरी population resided at the civil station, and Keetganj and Muthiganj were the civil stations combined. So this was the first civil. Muthiganj were the civil stations, which are named after two British. Naturally, yes. So these two became civil station for the Britishers. Later on, after 1858, you find that civil lines is being constructed anew. Till East India Company, the civil station was there. Now, one very important thing, February 1858, as you said, Canning reads the Queen's Proclamation, it reaches Allahabad. And once more, I would like to mention one name, and this is Madan Mohan Malvi, Mahamana Madan Mohan Malvi. He was a man who knew history, and we have already mentioned his name. So what he did was, he said we should commemorate this reading of Queen's Proclamation here. Right. Lord Minto was the Governor General, the Viceroy, and he was invited to open it. It was opened by taking 1 rupee as a token, from every citizen. And a number of kings also contributed, of the native states also contributed to it. And this is the same year 1910, very important, when this Minto Park is inaugurated formally. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मिंटो पार्क. 1910 में 11 में उसका उद्घाटन लॉर्ड मिंटो द्वारा. इसमें वो क्वींस का प्रोक्लेमेशन संगमरमर पूरा लिख दिया है. राइट. क्या था, और उसका इतना चंदा आया था, 1 रुपया चंदा हर व्यक्ति से लिया था, और इतना चंदा आया था कि वो बनने के बावजूद उसके रखरखाव की पूरा खर्चा उसका निकलता था उसी से. तो ये बहुत महत्वपूर्ण. पे जो मेमोरियल है, मिंटो मेमोरियल, उसमें वो विदित भी है, उल्लेखित है कि यहाँ the transfer of part in the East India Company to the crown happened, which is called the Queen's Proclamation. Now, when we talk about the Minto Memorial, we have also read, हम लोगों ने पढ़ा है कि 1910 में एक विशाल सेलिब्रेशन हुआ था जिसमें मोहन मालवीय जी भी थे. तो उस 1910 के विशाल समारोह के बारे में भी जरा आप बात करें. देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान था. 1857 की क्रांति में भी अंग्रेज मानते थे कि यहाँ के ये जो प्रागवाल है, पंडे, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था. 1857 में यहाँ पर माघ का कार्यक्रम नहीं हो पाया था, 58 वाला, जाड़े में होता, नहीं हो पाया. और 1864 में उसको शुरू करवा के एक विधिवत व्यापक रूप देने का उन्हें समझ में आया, यहाँ से भी कमाई हो सकती है. ठीक है ना. तो वो अच्छे व्यापारी थे, तो एक
व्यापक, जब उन्होंने देखा देश भर के लोग यहाँ आते हैं कल्पवास के दौरान, तो क्यों ना हम इसको एक मास्क माघ के दौरान क्यों ना हम इससे कुछ आमदनी करें। और आप सोचिए एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई, और इस प्रदर्शनी में पहली बार हिंदुस्तान में हवाई जहाज उड़ा था। वाह। वो इतिहास है। और आपको मालूम है कि सारे देशी रियासतों के राजा मौजूद थे उस प्रदर्शनी को देखने। और ये हवाई जहाज कैसे उड़ता, 1910-11 में इलाहाबाद में उड़ा था। इलाहाबाद से मैंने गया था और डाक भी गई थी। वाह। एयर पोस्टल सर्विस मतलब शुरू हुई, जी। और उसी में वो मांझी जी वाला प्रकरण की कैसे लोग आते हैं। तो ये पूरा अगर आप देखें तो एग्जीबिशन का एक बहुत बड़ा अवेयरनेस का भी कॉन्सेप्ट था। एक नाम और लेना चाहूंगा जी। बहुत बड़ा नाम है जिसको हम इलाहाबाद वाले भुला चुके हैं। एक थे मेजर वामन दास बसु, सिविल सर्जन थे पुणे से। किसी वजह से नाराजगी हुई, बाद में उसकी चर्चा होगी कभी अलग से जब व्यक्तित्वों की करेंगे हेरिटेज। तो वो 1907 में सिविल सर्जन पोस्ट से रिटायर मतलब वीआरएस लेके छोड़ के रिजाइन करके चले आए थे। और यहाँ के डॉक्टरों ने कहा भैया आप यहाँ प्रैक्टिस मत करना, हम लोग भूखों मर जाएंगे। तो उन्होंने कई काम किए, उसकी चर्चा बाद में होगी। लेकिन इस एग्जीबिशन में जो चीज की वो अद्भुत थी। फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उसकी इतनी भव्य प्रदर्शनी लगाई थी कि अंग्रेज हुकूमत से लेकर के डॉक्टर से लेकर सब चकित रह गए। और तब उन्होंने वो 4 वॉल्यूम्स में लिखी थी मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ इंडिया, और वो अमेज़न अब 16 वॉल्यूम में बेच रहा है। बहुत महत्वपूर्ण कृति है और उसकी शुरुआत इसी एग्जीबिशन से है। तो ये प्रदर्शनी और फिर कैसे अवेयरनेस गंगा के प्रदूषण की इस सब की चीजों की शुरुआत 1910 से हो रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रदर्शनी ने बहुत कुछ बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन या नई चीजें हमारी व्यापार में जो छोटे स्तर पे बिसाती के स्तर पे होता था उसका एक व्यापक रूप। अब तो हम देखते हैं कि पूरी तरह से जिस तरह कम्युनिकेशन विकसित हुआ है, जिस तरह से बड़ी कंपनियां आती हैं कि क्या रूप उसका हो गया है। लेकिन शुरुआती रूप भी बड़ा जबरदस्त था। फिर मैं अगर इसे नए मॉडर्न टाइम से जोड़ूं तो इट वाज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। डेफिनेटली, वो तो मैंने आपसे पहले कह दिया, व्यापारी थे। और सबसे मजेदार बात देखिए कि जो पब्लिक लाइब्रेरी थी इलाहाबाद की, जी, जिसे हम कहते हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क, उससे पहले एल्फ्रेड पार्क, उससे पहले कंपनी बाग, हाँ, 1857 की देन है। वो 8 गांव थे जिसमें पठान रहते थे और पाल लोग रहते थे। उसको पूरा जला दिया था, 8 के 8 गांव जला के खत्म कर दिए थे, सबको मार दिया था, व्यापक नरसंहार किया था। और उसने लिखा कि दिस वाज अनकॉल्ड फॉर एंड देयरफॉर द अनकॉल्ड फॉर पनिशमेंट वाज नेसेसिटेटेड, यानी एक अनहोनी घटना थी तो अनहोनी हमने दंड दिया। ये इनका एक दलील थी, औचित्य था उसको। तो यहां पर उन्होंने एक पार्क बनाया, और ये पब्लिक लाइब्रेरी जो बाद में बन गई 1879 के बाद, उससे पहले तो पब्लिक लाइब्रेरी चैथम लाइस 1879 में जब थॉमस एंड मेन मेमोरियल यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी हम जिसे कहते हैं, हाँ, वो बना। उसके बाद मजेदार किस्सा है, देखिए वो वहां कुछ था नहीं, लाउदर कैसल था उधर, अगर आपने देखा हो, जी जी, जिसे हम कहते हैं, दो सड़कों को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। हम गवर्नमेंट हाउस पे भी आएंगे, लेकिन पहले 2 सड़कों की बात कर ली। ये थॉर्निल रोड एक है जो पूरब से पश्चिम जाती है, राइट, उत्तर से दक्षिण, क्योंकि गवर्नमेंट हाउस वही है, उसी पे मैं आ जाऊंगा, बाद में फिर आऊंगा थॉर्निल पे। चलिए, आप जल्दी में लग रहा है। नहीं सर, गवर्नमेंट हाउस मेन मेमोरियल के बारे में हाँ, तो हुआ ये कि ये सड़क जा रही है, ये लाउदर रोड कहला रही है, ये कहला रही है थॉर्निल रोड जो वेस्ट ईस्ट है जी। तो बेसिक जो चीज है वो यहाँ पर 2 लोग थे, एक थॉर्निल साहब थे जो कमिश्नर थे, दूसरे मेन साहब थे, दोनों दोस्त थे, वो कलेक्टर थे। तो ये हुआ कि कमिश्नरी वहां से शिफ्ट होके आ जाए वर्तमान जगह से ना, तो
कमिश्नरी, फिर देखिए यही दिक्कत होती है। अब कमिश्नरी में आपको बता दूं, आप कमिश्नरी में अभी भी सब चले जाएं और बाहर चले जाएं और देखिए वहां पर जो प्लेट लगी हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो पत्थर लगा हुआ है शिलान्यास वाला, जी उसमें लिखा है कि दिस वॉज बिल्ट ऑन ए हिलॉक। अब वहां टीला क्यों था? आप ढाल जब देखते हैं चैथम लाइन्स वाली, जी उधर नए कटरे मफोटगंज वाली, तब आपको समझ में आ जाता है यहाँ टीला रहा होगा। तो गंगा का कोर्स है ना, साउंड होगा वहां। हाँ, तो बाउंड या टीला था। जी हिलॉक लिखा उसने, कमिश्नर ने हिलॉक लिखा है, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दैट वर्ड ना, कि कोई जाके देखे कहे ना कि सर ने गलत बताया था, तो कह रहा हिलॉक पे बना दिया मैंने। तो ये हिलॉक पे कमिश्नरी थी, दे वांटेड टू शिफ्ट इट टू द थॉर्निल। तब तक थॉर्निल की डेथ हो गई, जी मेन कमिश्नर हो गए, मेन साहब बनवाने लगे। 1879 में बन के तैयार होती, इससे पहले मेन मर गए। तो ये थॉर्निल मेन मेमोरियल कहलाने लगा और ये फिर लाइब्रेरी यहाँ शिफ्ट हो गई। लाइब्रेरी चैथम लाइन्स में थी, चैथम लाइन्स में। लाइन से ट्रिनिटी स्कूल आई, होली ट्रिनिटी स्कूल जहाँ चर्च था, जी स्कूल नहीं था तब, होली ट्रिनिटी चर्च आई उस कैंपस में, वहां से उठ के फिर यहाँ आई। और ये माघ मेले के फंड से चलती थी, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की। ओके हाँ, माघ मेले में इतना पैसा आता था ब्रिटिश टाइम्स में कि ये उससे बनी।